चिंता की एक बात यह भी थी कि इन 20 की 20 लाशों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये बात साफ थी कि सबकी मौत जहर खाने की वजह से ही हुई है। और हमारी भोली भाली पुलिस ने ये मान लिया कि इन सब की मौत सिवाय आत्महत्या के कुछ और नहीं है। धमकी भी दे डाली, अगर अनीता को वापस नहीं किया गया तो उसे गांव के पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया जाएगा। खून बहेगा, लाशें बिछा देंगे, लाशें। बताओ, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? अब चौड़ी छाती वाले 6-6 फुट के जवानों को देखकर उस बच्चे की गेंद फट जाती है और वो कांपते हुए बताता है कि ये फ़ोन मुझे मेरे चचा ने दिया है। एक ही झटके में ये लोग उस पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़ते हैं, उसे आखिरकार दबोच ही लेते हैं। इसके बाद पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है और हिरासत में पूछताछ शुरू करती है। तुम कौन हो? महिला इसकी चोमू सी शक्ल देख इसे हट बैन स्टोक कहकर नकार देती है और अपने रास्ते चल देती है। इतना घोर अपमान मोहनवा से बर्दाश्त नहीं होता है और उसे सलीम बाबा के द्वारा सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित हुई बूटी देता था, जो कि एक दवाई वाली टैबलेट थी, और कहता कि जेवरात इकट्ठा करके चल देता, एक नए ठिकाने, एक नए शिकार, एक नई लड़की की तलाश में। जबकि इधर वो मासूम जान साइनाइड खाकर बाथरूम के अंदर ही तड़पते हुए दम तोड़ देती। 2003 से 2009 के बीच कर्नाटक के 5 शहरों के 6 जिलों में बस अड्डे के लेडीज वॉशरूम में लाशें मिलने का एक सिलसिला शुरू होता है। हर बस अड्डे के लेडीज वॉशरूम में एक महिला की लाश मिलती है। पहली लाश मिलती है 2003 में। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाकी के बाहर खड़े लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो लोग बाहर से ही आवाज़ देकर चिल्लाने लगते हैं। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तब बस अड्डे पर काम करने वाले भी वहां पर आ जाते हैं। आखिर में दरवाज़ा तोड़ा जाता है और नज़ारा दिखता है कि अंदर एक महिला का शरीर पड़ा था। पर ख़ास बात तो ये थी कि वो महिला दुल्हन के लिबास में थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। वो बेहोश थी। जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है और तब पता चलता है कि वो तो पहले ही मर चुकी है। और जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो यह बात साफ हो जाती है कि उसने जहर खाया था। आसपास में लोगों से पूछताछ की जाती है पर कोई उसे पहचान नहीं पाता। पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पाती और तब अंत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना में एक खास बात तो ये थी कि वो दुल्हन के लिबास में भले थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी गहना नहीं था। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दूसरे जिले के दूसरे बस अड्डे के दूसरे वॉशरूम में बिल्कुल इसी तरह एक और महिला का शरीर मिलता है। पुलिस उसे भी तोड़कर बाहर निकालती है। उसने भी शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था और एक और बार उसके शरीर पर भी एक भी जेवर नहीं था। अब फिर से कुछ वक्त और गुजर जाता है कि तभी तीसरे जिले के एक और बस अड्डे पर किसी बाथरूम में एक ऐसी ही लाश बरामद होती है। फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं करते करते सन 2003 से 9 के बीच 6 सालों में साउथ कर्नाटक के इन 5 जिलों के 6 बस अड्डों से एक एक कर लगभग 20 लाशें बरामद हो जाती हैं। यह 20 की 20 लाशें सिर्फ महिलाओं की थीं, जिनकी उम्र 20 या 30 वर्ष के बीच में थी। सब की सभी दुल्हन बन के मरी थीं और किसी के शरीर पर एक भी गहना नहीं था। गौर करने वाली बात तो ये थी कि इन 20 में से 8 लाशें अकेले मैसूर में लश्कर मोहल्ला के बस स्टैंड पर बने बाथरूम में से निकल रही थी, जबकि 5 लाशें बेंगलुरु के एक बहुत ही बिजी बस अड्डे कांपेगौड़ा से निकली थीं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी सवाल तो ये उठता है कि जब लाशें इतनी भारी संख्या में निकल रही थीं, तो पुलिस का काम तो ये था कि मौत के पहेलियों को सुलझाए, कड़ियों को जोड़े। पर हुआ कुछ ये कि जितनी भी लाशें पुलिस को बरामद हो रही थी, वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, किसी की पहचान नहीं हो पा रही थी। ना ही मरने वाले का कोई सगे संबंधी सामने आया। तो पुलिस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यह घटनाएं एक सीरीज में चल रही हैं। क्या इसी को सीरियल किलिंग कहते हैं? उन्होंने हर एक केस को एक अलग नज़रिए से देखा। चिंता की एक बात यह भी थी कि इन 20 की 20 लाशों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये बात साफ थी कि सबकी मौत जहर खाने की वजह से ही हुई है। और हमारी भोली भाली पुलिस ने ये मान लिया कि इन सब की मौत सिवाय आत्महत्या के कुछ और नहीं है। अब पुलिस का सिंपल लॉजिक यही था कि हर लाश के मिलने से पहले
वो जहाँ मिली यानी कि बाथरूम, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और सभी ने जहर ही खाया था। इसका मतलब साफ था कि उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद करके खुदकुशी की थी और शायद इसलिए इन सभी मामलों को सुसाइड केस बनाकर रख दिया गया और इसके आगे जांच करने की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं हुई। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक और बार फिर से एक महिला की लाश मिलती है। ये 21वीं लाश थी, पर इस बार का मामला कुछ ऐसा था कि वहाँ के बंटवाल पुलिस स्टेशन में एक 25 साल की लड़की, जिसका नाम अनीता था, के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखी जाती है। पर इस बेचारी की हालत भी बाकी की उन्हीं महिलाओं के जैसी थी। अनीता भी एक बस अड्डे के लेडीज़ वॉशरूम में दुल्हन का जोड़ा पहने हुए एक लाश बनकर बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब लोग उसे ढूंढते हुए उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता के कई दिनों से गायब होने की वजह से उसके गांव में हंगामा हो गया था। लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। हमारी पुलिस अनीता के घर वालों को भी तो नहीं ढूंढ पाई थी, क्योंकि यह एक दूसरे जिले का मामला था। दरअसल अनीता अपने घर से बहुत दूर किसी दूसरे बस अड्डे के बाथरूम में मिली थी। अफसोस, अब गांव वालों के गुस्से का कारण यह था कि उन्हें लगता था कि अनीता को एक मुस्लिम लड़के ने फंसाकर भगा लिया है। उस वक्त ताज़ा ताज़ा लव जिहाद की हवा उड़ने लगी थी और वहाँ के लोग इसी डर का शिकार हुए थे। उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन तो किया ही किया, पर साथ ही साथ एक धमकी भी दे डाली, अगर अनीता को वापस नहीं किया गया तो उस गांव के पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया जाएगा, खून बहेगा, लाशें बिछा देंगे लाशें। धरने प्रदर्शन को 2-3 दिन हो गए थे और लोगों का गुस्सा अभी भी शांत होते हुए नहीं दिख रहा था। पुलिस को अब दबाव महसूस होने लगा था। आखिरकार मामला लव जिहाद का जो था, अब मजबूरी में ही सही, लेकिन अंत में ये बात आगे बढ़ती है और सिस्टम में बैठे ऊपर सम्मानित नेताओं तक भी पहुंचती है। अब वापस प्रेशर पुलिस पर ही पड़ने लगता है कि मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा करो और पुलिस अब पहली बार हरकत में आती है। मामले की इन्वेस्टिगेशन गंभीरता से करती है। अनीता की जानकारी आसपास के जिलों की कई पुलिस स्टेशनों में भी दे दी जाती है। अगर किसी को भी इसके बारे में ज़रा भी सुराग मिले तो तुरंत ही सूचित करें। किस्मत कह लो, तुरंत ही एक पुलिस स्टेशन द्वारा यह जानकारी मिल जाती है कि इस शक्ल की एक लाश हमें बस स्टैंड के वॉशरूम में मिली है, जिसने सुसाइड किया है। समय के साथ अनीता के गांव में दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। हालातों को देखते हुए पुलिस एकदम तेजी में आती है और हरकत करने लगती है। सबसे पहले अनीता के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और उसकी कॉल डिटेल को खंगाला गया। ऐसा करने पर एक बात तो सामने आई कि वो लड़की गायब होने से पहले हमेशा रात को फ़ोन पर किसी से लंबी लंबी बातें किया करती थी। हर बार नंबर एक ही था। कहीं यही तो उसका अब्दुल नहीं था? कहानी में आगे बने रहिए, पता चल जाएगा। पुलिस ने अनीता के मोबाइल नंबर से इस नंबर को फिर से ट्रेस किया। यह नंबर एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो महिला खुद पिछले 1 साल से गायब है। अब पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं देती है और इसी महिला का कॉल डिटेल खंगालने लगती है। यह महिला भी रात तो किसी से लंबी लंबी बातें किया करती थी, जो कि बगल वाले जिले में ही एक तीसरी महिला का था। पुलिस सरपट उसके पते पर भी पहुंचती है और क्या पाती है कि वो महिला खुद पिछले 2 सालों से गायब है। पुलिस के लिए उलझनें बढ़ रही थी। जब एक तीसरी महिला के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो यह मोहतरमा भी किसी और से लंबी लंबी बातें किया करती थी। जी हाँ, वो थी एक चौथी महिला। अब पुलिस जब इस चौथी महिला के पास भी पहुंचने की कोशिश करती है तो क्या पाती है, एक बार फिर ये चौथी महिला भी गायब थी, काफ़ी लंबे अरसे से। इसी तरह उसकी कॉल डिटेल से भी 5वां नंबर निकाला गया, जो कि एक महिला का ही था, और अफसोस ये महिला भी। अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि हो ना हो उनकी नज़रों से छिपते हुए कुछ बड़ा कांड चल रहा है, क्योंकि सारे ही फ़ोन जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे महिलाओं के नाम पर ही रजिस्टर्ड थे और यह सारी ही महिलाएं गायब थीं। या तो उन्हें बेच दिया गया, ख़रीद लिया गया, या कहीं और भेज दिया गया, जैसे हबीबी के पास। इस दौरान कॉल डिटेल खंगालने का काम रुकता नहीं है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इसी तरह करते करते पुलिस 18-19 कॉल तक पहुंच जाती है। और अजीब बात तो ये थी कि यह सब के सब महिलाओं के नंबर थे, सारे ही बंद थे। लेकिन 19वीं कॉल डिटेल पर पुलिस को एक ख़ास नंबर मिलता है। इस महिला का नंबर चालू था। पुलिस ने इसे सर्विलांस पर लगा दिया
उन्होंने जब बातचीत की लोकेशन देखी तो यह मैंगलोर के एक गांव में मौजूद था। पुलिस जब लोकेशन पर पहुंची तो क्या मिला? एक 13 से 14 साल का बच्चा हाथों में मोबाइल लिए घूम रहा था। हमारे खूंखार पुलिस ने उस बच्चे को धर दबोचा और पूछा। बताओ ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? अब चौड़ी छाती वाले 6-6 फुट के जवानों को देखकर उस बच्चे की गेंद फट जाती है और वो कांपते हुए बताता है कि ये फ़ोन मुझे मेरे चीचा ने दिया है। जिस पर पुलिस उसका नाम और पता पूछती है, जिस पर बच्चा जवाब देते हुए कहता है, मोहन कुमार। अब वह घर पर नहीं रहते हैं। तो पुलिस उस बच्चे के द्वारा मोहन का एक नया नंबर पता करवाती है और उसे लगा देती है सर्विलांस पर। कुछ ही समय के अंदर यह पता चल जाता है कि मोहन कुमार भी किसी से लंबी लंबी बातें किया करता था, वो भी रात को। अब पुलिस की एक टीम उसी नंबर के लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें क्या पता चलता है कि यहाँ कोई बंदा नहीं था, ये थी एक बंदी। जी हाँ, यह भी एक महिला का ही नंबर था। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम मोहन नाम के किसी आदमी को जानती हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी मोहन कुमार को नहीं जानती। जिस पर पलट कर पूछा गया कि आप जिस नंबर से इतनी देर तक बातें किया करती हैं वो मोहन कुमार का नंबर है। अब जैसे ही महिला ने कहा कि उसने तो मुझे अपना कुछ और ही नाम बताया था, पुलिस को एक मोटा माटी अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब पुलिस उस महिला को अपनी गैंग में शामिल कर लेती है और उससे कहती है। कि तुम इस आदमी को फिर से फोन करो और किसी मिलने की जगह पर बुलाओ। बेचारी महिला वैसा ही करती है और मोहन मान जाता है। अब उधर मोहन के मन में लड्डू फूट रहा था और इधर पुलिस अपने गैंग के साथ लोकेशन पर फील्डिंग बना देती है। इंतज़ार था तो सिर्फ उसके पहुंचने का, और किस्मत से उस दिन ऐसा ही होता है। वो ठीक जगह पर बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया था। जैसे ही वो महिला की ओर आगे बढ़ता है, एक ही झटके में ये लोग उस पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़ते हैं, उसे आखिरकार दबोच ही लेते हैं। इसके बाद पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है और हिरासत में पूछताछ शुरू करती है। तुम कौन हो? मेरा नाम मोहन कुमार है। मैं एक प्रोफेसर हूँ। पुलिस तो पुलिस है। एक कांस्टेबल दौड़ कर जाता है किराने की दुकान पर और कहता है, एक शुद्ध सरसों तेल की बोतल दे दो, वो भी 5 लीटर वाली। इतना सुनते ही दुकानदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद वो जानता था कि इस तेल का इस्तेमाल किस काम में होने वाला था, पर वो डरते हुए वैसा ही करता है जैसा कांस्टेबल ने कहा था। तेल का डब्बा मोहन के सामने रखा जाता है और फिर वही सवाल दोहराया जाता है, तुम कौन हो? इस बार भी जवाब वही था, मैं प्रोफेसर मोहन हूँ। तब कांस्टेबल उस डब्बे का ढक्कन खोलता है और मोहन की आंखों में देखकर एक छोटी सी मुस्कान देता है और पुलिस द्वारा मोहन को टॉर्चर किया जाना शुरू होता है। और यह सब तब तक चलता है जब तक डिब्बे का सारा तेल खत्म नहीं हो जाता। आखिर सरसों तेल के आगे कोई कैसे टिक सकता था। मोहन भी घुटने टेक ही देता है और उसकी जीभ एकदम स्मूथ हो जाती है, वो सब कुछ उगलने लगता है। लेकिन पुलिस के होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो कहता है कि अब तक उसने 32 महिलाओं का खून किया है। बेचारी पुलिस तो अनीता का केस सॉल्व करने के लिए बैठी थी, लेकिन अब उसके सामने कर्नाटक का सबसे बड़ा सीरियल किलर बैठा था, साइनाइड मोहन। इसके बाद हर विलेन की तरह हमारा साइनाइड मोहन भी अपनी बचपन की सैड स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि किस तरह बेंगलुरु के एक छोटे से गांव के एक छोटी सी सरकारी स्कूल के अंदर हमारा साइनाइड मोहन बच्चों को इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ाया करता था। इसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। एक दिन इसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है और यह उस पर मोहित हो जाता है, उसे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता है। महिला इसकी चोमू सी शक्ल देख इसे हट बैन स्टोक कहकर नकार देती है और अपने रास्ते चल देती है। इतना घोर अपमान मोहनवा से बर्दाश्त नहीं होता है। जब वो महिला एक पुल पर से गुजर रही थी, सही मौका देख ये उसे नदी से धक्का दे देता है और वो छपाक करके नदी में गिर जाती है। ये खुश हो जाता है, सोचता है कि उसे नदी में फेंक कर इसने उसे ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन वो महिला डूबती नहीं है, बच जाती है। इस चमन को ये नहीं पता था कि गांव के लोग तैरना अच्छे से जानते हैं। वह महिला फुल खुंदस में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस मोहन को उठवा लेती है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुरंत जेल भेज देती है। पर सिर्फ 6 महीने बाद ही ये बंदा छूट के बाहर आ जाता है, क्योंकि जब उसने अपने कांड को अंजाम दिया था तो उस समय ये लोग गांव के एक आउट इलाके में थे जहां किस्मत से किसी ने इसे ऐसा करते हुए नहीं देखा था। और आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि तराजू वाली मैडम सिर्फ सबूत तौला करती है।
गवाहों की कमी के कारण पर गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही इसे टीचर की नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब एंट्री होती है सलीम की, जो कि सुनार के पास काम करता था और इसे जानता था। दरअसल सलीम गहनों की सफाई का काम किया करता था, जिसके लिए कई तरह के केमिकलों का इस्तेमाल होता है और उन्हीं में से एक था साइनाइड। अब बेरोजगारी से जूझ रहे मोहनवा को घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे, इसलिए ये एक नया तरीका ईजाद करता है। साइनाइड मोहन उस साउथ कर्नाटक के छोटे छोटे जिलों में जाता था और 20 से 30 साल की ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जिनकी शादी की उम्र हो गई है और वो गरीब हैं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई हो। ये बार बार चकाचक तैयार होकर बस अड्डे पर जाता और तलाश करता शादी की उम्र की जवान लड़कियों को। उन्हें अकेला पाकर ये उनसे बात करने की कोशिश करता और अगर कोई लड़की इसमें इंटरेस्ट दिखाती तो कुछ देर की चिकनी चुपड़ी बातों के बाद ये उनसे दोस्ती कर लेता, नंबरों को एक्सचेंज कर लेता था। इसके बाद तो दोस्ती का बहाना करते हुए ये उस लड़की से रात रात भर लंबी लंबी बातें किया करता, उसे अपने झांसे में फंसा लेता और इस हद तक फेंकम फेंक करता था कि लड़कियां शादी के लिए सोचने लगती थी। ये पांडु उनसे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए। जो लड़की इसके चंगुल में बुरी तरह फंस जाती, उसे यह एक दिन एक निश्चित समय पर अपने पास बुलाता। ये उसे कहता कि अब हम लोग कोर्ट मैरिज से शादी कर लेंगे। जो 5 शहरों के 6 जिलों में बस अड्डे थे, इसने उनकी पूरी छान मार रखी थी। ये सबसे नज़दीकी गेस्ट हाउस या लॉज को बुक कर लेता। उसके बाद बाकायदा लड़की उस जगह पर आती और ये दिखावा करने के लिए उससे मंदिर में शादी भी कर लेता। लड़की लड़की उस दुल्हन के जोड़े में ही लॉज में चली जाती। ठीक सुबह ये उससे कहता चलो हम थोड़ा टहलने चलते हैं, लेकिन अपने गहने यहीं उतार दो, ज़माना ख़राब हो गया है, चोरी हो सकती है। ये उस लड़की को टहलाते टहलाते बस अड्डे के पास लेकर आता था और उसे सलीम बाबा के द्वारा सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित हुई बूटी देता था, जो कि एक दवाई वाली टैबलेट थी, और कहता कि लो यह बाबा की बूटी खा लो, इससे हम दो भविष्य में भी दो ही रहेंगे। वो ये भी पहले ही बता देता कि इसको खाने से थोड़ा सा जी मचल सकता है या उल्टी भी हो सकती है, इसलिए इसे बैठ कर खाना। दरअसल वो बाबा की बूटी वाली टैबलेट कुछ और नहीं बल्कि एक गोली थी जिसे साइनाइड में लपेट दिया गया था और इस तरीके से वो बन गई थी मौत की बूटी। और इसे देने के बाद मोहन को पूरा विश्वास हो जाता कि अब वो लौंडिया वापस लौटकर नहीं आने वाली। ये तुरंत लॉज में जाता और जेवरात इकट्ठा करके चल देता, एक नए ठिकाने, एक नए शिकार, एक नई लड़की की तलाश में। जबकि इधर वो मासूम जान साइनाइड खाकर बाथरूम के अंदर ही तड़पते हुए दम तोड़ देती। उसके बाद तो वही लोगों का बाहर जमा होना, बाथरूम के दरवाजे का तोड़ा जाना, पुलिस का आना, पोस्टमार्टम में जहर का मिलना और एक आत्महत्या का केस बनाकर केस का दब जाना। इस पूरे सिलसिले के दौरान ये कुछ खास बातें थीं। मोहनवा ने कभी एक लॉज को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। वो हर बार अपना नाम बदल कर जाता था और हर बार खुद को एक सरकारी अफसर बताता था। बाकायदा खुद का एक नकली विजिटिंग कार्ड भी रखता था। लेकिन पता नहीं क्यों हर बार ये अपना एक ही पता हर जगह देता था। इसके बावजूद पुलिस कभी इन कड़ियों को जोड़ ही नहीं पाई, इस तक पहुंच ही नहीं पाई और ऐसे करते करते इसने 32 जवान लड़कियों का कत्ल कर दिया। अब लूट के जेवरात को ये बैंक में जमा करवाकर गोल्ड लोन पर पैसे भी उठा लेता और इस तरीके से इसका घर का दाल चावल चल रहा था। अब इन चीचा के कारनामों पर कमेंट बॉक्स में दो सम्मानजनक शब्द ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।